नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ फ़ायका जावेद। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आप लोगों तक पॉडकास्ट पहुँचाए जाते हैं और हर बार हमारी नई कोशिश रहती है कि भारत के हित में बात की जाए और जो भी भारत के दुश्मन हैं, उनको मुँह तोड़ जवाब दिया जाए। और यहाँ पे आज आपकी सबसे चहेती जिनको आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, भारत की शेरनी, भारत की बेटी, ऐसे करके कुछ आपके नाम आते हैं। नाज़िया जी को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे पहले तो नाज़िया मैम आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी ऑडियंस के लिए अपने बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकाला और आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूँगी। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और सच में फ़ायका, मुझे तुम्हारे साथ इंटरव्यू करने में, पॉडकास्ट करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, क्योंकि कश्मीर हमारे दिल की धड़कन है। कश्मीर हमारी बिल्कुल। सांस है। बिना कश्मीर के जैसे एक व्यक्ति बिना आँख की रोशनी के पूरी ज़िंदगी अंधेरी हो जाती है, उसी तरीके से भारतीय नागरिकों के लिए कश्मीर आँख की रोशनी है। तो हमारी मोहब्बत पहले भी कश्मीर थी और हमेशा रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, कश्मीर जो है क्राउन ज्वेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। वेल यहाँ पे आपको बहुत सराहा जाता है, भारतीय लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, भारत की शेरनी, भारत की बेटी करके ऐसे कुछ नाम आते हैं। आप लोग को आपको बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है कमेंट सेशन में कि नाज़िया इलाही खान जी को बुलाया जाए। आखिर ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है कि क्या है मतलब आपका आपका इतना ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूशन क्या है या फिर इतना ज़्यादा प्यार लोगों का, क्या कहना चाहोगे उस पर और लोगों को क्या बोलना चाहोगे आप? जो लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं, जो लोग मुझे सच मोहब्बत करते हैं, आज उनकी वजह से ही नाज़िया में इतनी हिम्मत आती है कि वो सच को सामने रख पाती है। बिल्कुल। मैं जिस कम्युनिटी से आती हूँ, वहाँ पर गला रेतना, जिहाद के नाम पर बम चलाना, मैं जिस कम्युनिटी से आती हूँ, अल्लाह हू अकबर के नारे पर बलात्कार करना, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। और कश्मीर इन बातों से इनकार नहीं कर सकता है जो मैं कह रही हूँ। बात हुँ। ऐसी है कि सच को सच बोलना और झूठ को झूठ बोलना, जब नाज़िया ये हिम्मत पैदा करती है, तो उसमें मेरे तमाम उन भाई और बहनों का कंट्रीब्यूशन होता है जो मुझे ये सच को कहने की हिम्मत देते हैं। मैं नहीं कहती हूँ कि आप मुझे वन साइडेड आप मुझे सपोर्ट करें, जहाँ पर मैं गलत हूँ डेफिनिटली मुझे क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन अगर मैं सही हूँ और सही दिशा पर हूँ, इस भारत की भूमि के लिए, इस राष्ट्र के लिए मैं अच्छा चाह रही हूँ, तो मेरे आवाज़ से आवाज़ मिलाइए, मेरी चीख से चीख मिलाइए और मेरी एक मजबूत ताकत बन करके सामने आइए, ताकि मैं इस भारत को जिहादी मेंटालिटी से मैं आज़ाद कर सकूँ। तो इतना बिल्कुल। एक गुज़ारिश है मेरी तमाम लोगों से। बिल्कुल, यही गुज़ारिश, यही कंट्रीब्यूशन हर एक मुस्लिम और हर एक व्यक्ति के जो भारत में रहता है, उनके होने चाहिए। यही सोच विचार और यही मेंटालिटी लेकर के शायद भारत आगे बढ़ सकता है। अगर आप जैसे लोग यहाँ पे पाए जाते हैं, अगर आप जैसे मुस्लिम्स यहाँ पे पाए जाते हैं, आप के साथ पूरे अवाम की और पूरे भारत की दुआ है, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। वेल टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, चूँकि आप भी जानते हैं कि शारदा पीठ कश्मीरी पंडित्स का अगर हम ज़िक्र करें, तो 90s में कश्मीरी पंडित्स में के साथ क्या हुआ था कश्मीर में आप भी जानते हैं। लेकिन शारदा पीठ पे आपने सुना ही होगा इसी साल जो है शारदा मंदिर की इनॉग्रेशन हुई जिस पे कई पाकिस्तानियों ने बहुत कुछ बोला कि अभी कश्मीरी मुस्लिम्स के साथ हमेशा वो कश्मीरी मुस्लिम्स को भड़का रहे हैं। कश्मीरी मुस्लिम्स के साथ ज़ुल्म हुआ, उनकी ज़मीन हड़पी गई, उनकी ज़मीन पे मंदिर बनाया गया। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करेंगे आखिर आखिर ये बातें क्यों? हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ़ कश्मीरी मुस्लिम्स को टारगेट करके ये बातें क्यों फैलाई जाती है? इनको पाकिस्तानियों को हमेशा ऐसा लगता है कि वो आज भी कश्मीरी मुसलमानों को कन्विंस कर सकते हैं। पाकिस्तानी मुसलमानों को आज भी ऐसा महसूस होता है कि अब भी वो लश्कर-ए-तैयबा को एंटर कश्मीर में करवा सकते हैं। पाकिस्तानी मुसलमानों को ऐसा एहसास होता है कि आज भी कश्मीरी मुसलमानों को कन्विंस करके वो यासीन मलिक जैसा कोई एक चेहरा फिर से कश्मीर को बर्बाद करने के लिए और खून की नदियां बहाने के लिए भेज सकते हैं।
और सोने पे सुहागा वाली बात फाइका ऐसी है कि फिर से वही नवाज शरीफ वापस आ रहा है। वहां तो इलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है। आर्मी जो है वो फैसला करती है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो नवाज शरीफ ही बनेगा और काकर जो केयर टेकर है वो हटेगा। तो काकर ने बीच बीच में कई बार, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, उसने कश्मीर की बात उठाई है। उसके बाद फिर अब नवाज शरीफ का इतिहास गवाह है कि नवाज शरीफ ने डॉन इंग्लिश न्यूज़पेपर में खुद कहा था कि अजमल कसब को पाकिस्तान के किस गली से भारत में भेजा गया था तबाही मचाने के लिए, ये उसने खुद एक्सेप्ट किया था। और इमरान खान ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा था कि नवाज शरीफ तो खुद ही एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अजमल कसब को यहाँ से कब और कैसे भेजा गया था। ये तो नवाज शरीफ का एक्सेप्टेंस किया हुआ है डॉन न्यूज़पेपर में। अब बात आती है कि ये कश्मीरी मुसलमान जो आज भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, ये फाइका जावेद जो कश्मीरी मुसलमानों को समझाने के लिए एक अवेयरनेस का प्लेटफॉर्म खोली है, ये वो तमाम कश्मीरी मुसलमान जो लाल चौक पर इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं अब, और वो भी बहुत धूम धड़ाके से, ये तमाम कश्मीरी मुसलमान जो आज भारत के जीतने पर पटाखे फोड़ते हैं लाल चौक पे, ये तमाम कश्मीरी मुसलमान जो लाल चौक पे आराम से हनुमान चालीसा होता है और बहुत खुश होते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, ये तमाम कश्मीरी मुसलमान जो 370 हटने के बाद बहुत खुश हैं, बहुत सुख में हैं, और किसी भी तरीके की कोई आतंकवादी एक्टिविटीज ना होने के कारण अपनी बेटियों को खुले आम छोड़ते हैं। और रात के 10 बजे भी आज मेरी कश्मीरी बेटियां पढ़ती हैं, लिखती हैं, बाहर घूमती हैं, श्रीनगर के मार्केट में घूमती हैं, कश्मीर के पहाड़ पे घूमती हैं, और जब हल्की फुल्की गर्मी का सीजन आता है तो रात के 11 बजे के वीडियोस भी हम देखते हैं कि कश्मीरी लड़कियां कह लगा रही होती हैं या कहवा पी रही होती हैं पहाड़ों की किसी घूमटी में। तो सही कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल। तो उस काफी चेंज दिखाई देखने को मिली, काफी चेंज है, काफी डेवलपमेंट है। अब आजादी का वो माहौल है। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिल्म शूट्स, क्योंकि हम उस ग्लैमरस वर्ल्ड से बहुत ज्यादा कम थे। अभी मैं जा रही थी कहीं से, तो मैं देख रही हूँ कि अभी शूट्स भी हो रहे हैं, फिल्म शूट्स भी हो रहे हैं, कश्मीरी टैलेंट को भी मौका मिल रहा है, लड़कियां जा रही हैं, लड़के जा रहे हैं, मतलब जितने भी आर्टिस्ट है यहाँ पे जा रहे हैं। मतलब बहुत बहुत डिफरेंट माहौल लगता है। देखो फायका, इस चीज को समझना और बूझना हम तमाम युवा मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी है। कुरान को पढ़ना और कुरान के मायने को समझना बहुत जरूरी है। इस्लाम में हमेशा ये चीज सिखाई और बताई गई है कि दूसरे धर्मों को गुलाम बना करके कैसे रखा जाए, दूसरे धर्मों को के ऊपर अत्याचार कैसे किया जाए। अगर ये नहीं होता तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों को नहीं तोड़ रहे होते। अगर ये नहीं होता तो बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी से वो उनको इस्लाम नहीं कबूल करवा रहे होते। अगर वाकई में माँ के पैरों के नीचे जन्नत है इस्लाम के हिसाब से, तो क्यों पूरे अल कुरान में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ का जिक्र नहीं किया, अपनी माँ की तारीफ नहीं की, खुद की माँ की तारीफ नहीं की? तो ये बहुत सारी बातें हैं। आखिर 800 बार जब कुरान में शिक्षा की बातें बताई गई हैं, तो लोग शिक्षा की तरफ राग़िब क्यों नहीं होते हैं? आखिर कुरान में 306 बार जब मानवता की बातें बताई गई हैं, इंसानियत की बातें बताई गई हैं, तो उसकी तरफ राग़िब क्यों नहीं होते हैं मुसलमान? आखिर जब कुरान के एक पन्ने में ये कहा जाता है कि किसी बेगुनाह की मौत का मतलब होता है पूरे कौम के इंसानियत की मौत, तो फिर 5वें पन्ने पर ये क्यों कह दिया जाता है कि अगर कोई अल्लाह और उसके रसूल को ना माने तो सर तन से जुदा जायज है? तो हर एक गुनाह को इस्लाम का नाम दे करके जस्टिफिकेशन करना, ये कब तक चलता रहेगा और ये कितने दिन तक चलता रहेगा? क्या JKLF की टीम, JKLF पार्टी, यासीन मलिक और लश्कर तैयबा ने जो खून की नदियां बहाई थी, जो कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो अत्याचार किया था, जो कश्मीरी पंडितों की बहू बेटियों को नंगा करके मारा था, जो कश्मीरी पंडितों की बहू बेटियों को बेआबरू किया था, उनका बलात्कार किया था, उनके छोटे छोटे बच्चों को सामने रस्सियों से बांध करके उनकी माओं का बलात्कार करते थे और फिर आरियों से काट देते थे। और अचानक से 1990 में बेनजीर भुट्टो पीओके के एक मस्जिद से ऐलान करती है यासीन मलिक अपने कुत्ते को कि तुम ऐलान करो कश्मीर की मस्जिद से
कि सारे के सारे हिंदू पंडित निकल जाएं, नहीं तो उनको उनकी जिंदगी नहीं बच पाएगी, उनको उनको खत्म कर दिया जाएगा। तो क्या ये सही हुआ? क्या ये सही हुआ? क्या ये गलत नहीं था? किसी बेगुनाह की जान लेना? आज इज़राइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट में हम सब ने बहुत अपने तरीके से बात की। क्या भारत ने ऐसा ऐसा नहीं देखा है जो इज़राइल देखा? क्या भारत में पार्लियामेंट पर अटैक नहीं हुआ? क्या भारत में 26 से 11 नहीं हुआ? क्या भारत में अजमल कसब नहीं एंटर करके पूरा आतंक मचा चुका था? क्या भारत में कश्मीर जहां पर आप बैठी हुई हैं, वहां की बेटियों को न्यूड परेड करा करके उनको नंगा करके मारा पीटा नहीं गया कश्मीरी पंडितों की बेटियों को? तो जो इज़राइल में हुआ वो तो हमने अपनी नंगी आंखों से भारत में भी देखा है ना, देखे हैं ना हम तो। और आज इज़राइल की बहु बेटियों को हमास के बलात्कारियों ने अल्लाह अकबर के नारे पर जो बलात्कार किया, वही अल्लाह अकबर के नारे पर हम नमाज का तहलीमा बांधते हैं। अगर वाकई में कोई शायर ये कहता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो फिर पाकिस्तान के 21% माइनॉरिटीज 1% में कैसे चेंज हो गए? अगर वाकई में मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, तो जितने भी पाकिस्तान में हिंदू डॉक्टर्स होते हैं उनको शूट क्यों कर दिया जाता है, उनको मार क्यों दिया जाता है? अगर वाकई में इस्लाम नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, तो पाकिस्तान में जितने भी हिंदू जज आते हैं उनको क्यों शूट कर दिया जाता है और वकीलों को क्यों शूट कर दिया जाता है? ओवर द पीरियड ऑफ 3 डेकेड्स 98 हिंदू जर्नलिस्ट को पाकिस्तान में शूट क्यों कर दिया गया? ऑर्गन ट्रैफिकिंग पाकिस्तान में क्यों होती है? निकाह मुत्ता के नाम पर 9 साल की बच्चियों का बलात्कार, हिंदू बच्चियों का बलात्कार क्यों होता है? इस्लाम के नाम पर यहूदियों की सारे के सारे कब्रिस्तान को और उनके घरों को जलाए क्यों चाहते हैं? क्रिश्चियंस के जितने भी चर्च हैं उसको तोड़े क्यों चाहते हैं? वहाबी, अहमदी, शिया, बरेलवी, देवबंदी जमात के जितने भी मस्जिद और मज़ारे हैं उनको बम से उड़ाया क्यों जाता है? अगर वाकई में मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, तो क्या बात है? अरे वहाबी की मस्जिद हो, अहमदी की मस्जिद हो, शिया की मस्जिद हो, सब में तो अल्लाह का कलाम ही पढ़ा जा रहा है ना। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? सुनने क्या चाहते हैं कि इस पूरी दुनिया पे सिर्फ वो राज करेंगे? तो जहां पर वो जिस जगह पर वो अल्लाह के सबसे बड़े अरकान को पूरा करने के लिए जाते हैं, मक्का मदीना मनव्वरा, जहां वो ये जाने के बाद ये सोच, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे पाकिस्तान का कोई मुसलमान हो, जाता तो मक्का और मदीना ही है ना, पढ़ता तो वही कुरान है ना, जो मैं भारत से बैठ करके पढ़ रही हूँ, वही वो पाकिस्तान से बैठ करके कोई पढ़ रहा है। तो 5 अरकान में से सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट अरकान जिस मदीना मुनव्वरा और मक्का से पूरा किया जाता है, वहां के क्राउन प्रिंस कहते हैं कि कुरान में जिहाद का जिक्र जहां जहां पर भी है, उसको फिर से इतिहास के पन्नों को उठा करके देखना चाहिए कि इसमें कोई छेड़खानी तो नहीं की गई है। आखिर इतनी कट्टरता कुरान में क्यों बताई गई है? आखिर इतना कट्टरपना कुरान में क्यों बताया गया है? दूसरी बात, और ये मैं हवाबाजी में नहीं बात कर रही, आई हैव दैट आर्टिकल ऑफ सऊदी अरबिया जिसमें सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस ने खुद कहा है, द क्राउन प्रिंस ऑफ रियाद वर्सेस द क्राउन प्रिंस ऑफ जिहाद। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि जिस तरह से जिहाद के नाम पर टेररिज्म और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट फैक्ट्रीज को बढ़ावा दिया गया है, उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस को मदीना मनव्वरा में फिल्म हॉल खोलना पड़ा, बिजनेस को तरजीह देनी पड़ी, कारोबार को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ा? आज कश्मीर के लोग खुश हैं, आज कश्मीर के लोग अपनी जिंदगी से खुले आसमान में उड़ रहे हैं। आज कश्मीर की बेटियां कह लगा रही हैं, आज कश्मीर की बेटियां क्रिएटिविटी दिखा रही हैं, आज कश्मीर के बच्चों के हाथ में पत्थर और तलवार नहीं, बंदूक नहीं, किताबें हैं। आज कश्मीर के बच्चे अपने आप को भारत माता की जय बोल करके, भारत का बेटा, भारत का पुत्र और पुत्री बोल करके पुकार रहा है। तो जाहिर सी बात है ना कि पाकिस्तान को तो बुरा लगेगा। हम जितनी बार भी यहाँ पे पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि मतलब बहुत सारे पब्लिक, कल ही मैं यूट्यूब छान मार रही थी तो पाकिस्तान की आवाम नारेबाजी लगा रही थी कि शारदा मंदिर को डिमोलिश किया जाए, जिस तरीके से वहां पे मंदिर
या चर्चेस में जा करके आपने देखा होगा किस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे। तो उसी तरीके से वो सेम चाहते हैं, और पाकिस्तान की पब्लिक जैसे कि जहालत आम है, नॉलेज नहीं है, कह रहे थे कि हम उस पार ज़रूर जाएँगे, शारदा पीठ को डिमोलिश करेंगे, मंदिर को डिमोलिश करेंगे, उनको करना चाहिए क्योंकि कश्मीरी मुसलमानों के साथ ज़ुल्म हो रहा है। इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? मौन व्रत की सरकार नहीं है। अपाहजों और गूंगे बहरों की सरकार अब भारत में नहीं है। टेररिस्टों को रोटी बोटी देने वाली सरकार अब भारत के केंद्र में और संसद में बैठी हुई नहीं है। बड़ी सी कुर्सी पे जो भारत का प्रधानमंत्री बैठा हुआ है ना, बहुत कट्टर है, बहुत कट्टर है। दूसरी मैं एक बात बता देना चाहती हूँ पाकिस्तानियों को कि 26/11 के वक्त जब अजमल कसब को भेजे थे ना, तब मौन व्रत की सरकार थी और पाकिस्तान के चहीते गांधी परिवार की सरकार थी। इसलिए उस पर भारत के सरकार के तिजोरी से 30 करोड़ रुपए खर्च हो गया। 3 दिन पहले लारेब हाशमी ने जब एक बस कंडक्टर का गला कतरा ना, तो पैर पे गोली लगी है, पैर पे। अभी तो शुक्र मनाए पाकिस्तान कि भगवान राम का भक्त मोदी जी अभी चेयर पर है। अगर गौ माता का भक्त योगी जी चेयर पर आ जाएगा ना, तो ना बात होगी, ना मशवरा होगा, ना समझौता होगा, कुछ नहीं होगा, ना जेल होगा, ना बेल होगा, सीधा मृत्यु के बाद प्रभु राम से मेल होगा पाकिस्तानियों का। ये पाकिस्तान जो अब उछल रहे हैं ना नवाज शरीफ के एंट्री से, तो नवाज शरीफ को मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देना चाहती हूँ, जो कान खोल करके और कान को साफ कर करके मेरी बात को सुन ले, कि ये मनमोहन सिंह की सरकार और इटली की केतली और फॉरेनर फिरंगी औरत की सरकार नहीं है। ये भारत के योद्धाओं की सरकार है, ये भारत में अवतारों की सरकार है, ये राम भक्तों की सरकार है। कश्मीर की तरफ अगर आंख उठा करके भी देखा ना, तो उस आंख को चील की तरह नोचने के लिए हम जैसी लड़कियां ही काफी हैं, हम जैसी भारत की पुत्री ही काफी है। ये वो भारत नहीं है कि यासीन मलिक से मंत्री मिलेगा और प्राइम मिनिस्टर मिलेगा। जब मोदी जी की सरकार आई ना, तो यासीन मलिक के हिस्से में तिहाड़ जेल की गुफा आई। तो इसलिए नवाज शरीफ जितना फुदकना है मेंढक की तरह, और जितनी नामर्द वाली हरकतें दिखानी है नवाज शरीफ को, वो सिर्फ अपने पाकिस्तान के दायरे में दिखाए। भारत में दिखाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कश्मीर हमारी नजरों से ओझल नहीं हुआ है और ना हम होने देंगे। कश्मीर में के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत के 3 जेम्स बॉन्ड की नजर हर वक्त रहती है, और वो जेम्स बॉन्ड का नाम है अजित डोवल जी, डॉक्टर एस जयशंकर जी और राजनाथ सिंह जी। ये जो 3 जेम्स बॉन्ड है ना, वो कश्मीर पर चील की तरह नजर टिकाए रहते हैं, और ये चीज बार बार वो जताते हैं। कुछ दिन पहले भी राजनाथ सिंह जी ने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि गुस्सा मत दिलाना, नहीं तो पीओके के साथ साथ सिंध भी उठा के लेके आ जाएंगे, वहां भी झंडा गाड़ देंगे। तब क्या करोगे, तब क्या करोगे? मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ फाइका, आपका ये अवेयरनेस का प्लेटफॉर्म है। एक मुसलमान कश्मीर और भारत की बेटी होने के नाते मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि हमारे दिल की धड़कन है कश्मीर। 370 हटने के बाद चंद साल में हमने कश्मीर को जहन्नम से जन्नत वाकई में बनाया है। हमारी सरकार ने कश्मीर को वाकई में जहन्नम से जन्नत बनाया है। आज आप जब सोती हैं ना, तो आपके दिल में धड़कन नहीं होती होगी कोई कौन सा ऐसा आतंक होगा और आतंकवादी आएगा जो हमें छुपना पड़ेगा और ब्लैकआउट करना पड़ेगा। ये डर नहीं होगा। कश्मीर के साथ
3 जेम्स बॉन्ड हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और लाल चौक में जो हनुमान चालीसा हो रहा था होगा, न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन हो रहा था होगा, आजादी का, इंडिपेंडेंस डे का जो सेलिब्रेशन हो रहा था होगा, कश्मीर के बच्चे, बूढ़े, जवान जो भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे वो होंगे। कश्मीर के बेटियां जो अपने अपने मुस्तकबिल को, अपने फ्यूचर को, अपने 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 आने वाले करियर को जो बहुत सुनहरा देख रही हैं, वो और खुली नजरों से देखें, जागती हुई आंखों से देखें, वो सपनों को पूरा करने की हिम्मत और ताकत पैदा करें। पूरे भारत की सरकार कश्मीर की बेटियों के साथ है। और जब भी जरूरत पड़े फाइका, मुझे भी इनवाइट करना, मैं भी आऊंगी आपके कश्मीर और वहां जाऊंगी। जश्न तो सब भारतवासी साथ में ही मनाएंगे, क्योंकि कश्मीर कभी अलग था ही नहीं भारत से। बस लोगों की मेंटालिटी और पाकिस्तान के गंदे इरादे कश्मीर और भारत को अलग, बाकी भारत के अलग स्टेट्स को अलग नजरिए से देखती थी। खैर, लास्ट पे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपको भी पता है कि पाकिस्तान तो भिखारिस्तान बन चुका है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ है ही नहीं कि हर कोई आ जाता है हमले के लिए। तो पाकिस्तान में 2 से 4 अटैक्स तो उनके लिए नॉर्मल होते हैं। अभी मैं एक और न्यूज देख रही थी, वहां पे क्लियरली पाकिस्तान की पब्लिक क्लियरली आके बोल रही थी कि अभी जो है यहाँ पे इंडिया ने ऐसा करा है, इंडिया की मोदी ने ऐसा करा है। आखिर क्यों बार बार पाकिस्तान की पब्लिक सिर्फ और सिर्फ इंडिया के हमारे प्रधानमंत्री के पीछे पड़ी है? लास्ट पर आपसे जानना चाहेंगे, सिर्फ उनके उनके उन रूलर्स की तरह उनका दिमाग भी क्यों ऐसा हो गया है? देखिए, आप पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को लीजिए या पाकिस्तान की जनता को लीजिए, इनके पास मोदी भक्ति या मोदी जी को क्रिटिसाइज करने के अलावा और कोई कंटेंट नहीं होता है। क्या पूछेंगे यूट्यूबर कि हमारे यहाँ ऑर्गन ट्रैफिकिंग क्यों होती है पाकिस्तान में? क्या पूछेंगे वो? हमारे यहाँ निका मुद्दा के नाम पर 9 साल की बच्ची का बलात्कार क्यों होता है? हमारे यहाँ 21% हिंदुओं से 1% हिंदू क्यों बचा? हमारे यहाँ 150 साल की मंदिरें क्यों तोड़ी जाती हैं? चाइना इस्लाम के मानने वालों की दाढ़ी नोचता है और मस्जिद को तोड़ करके खाना बनाता है, हगने की जगह बनाता है। पूछने की हिम्मत है इनकी पूछने की हिम्मत नहीं है, और किसी जनता को बोलने की भी हिम्मत नहीं है। ये भाड़े के टट्टू है, ये दलाल है। पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के सरकार और पाकिस्तान के आर्मी की पपेट है, दलाल है। ये अपनी मर्जी से एक लफ्ज नहीं बोल सकते हैं। अब क्या करना है, 2 पैसे भी कमाने हैं और कहीं ना कहीं किसी लोगों को हाईलाइट भी होना है। तो चलो भैया, या तो मोदी भक्ति कर लो या तो फिर मोदी को क्रिटिसाइज कर लो। तो उसी तरीके से इनका कारोबार चलता रहता है। दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर हम जैसे लोग किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर या किसी पाकिस्तानी एंकर के साथ बैठ करके अगर ऐसी कोई बात पूछ भी लेते हैं कि भैया 98 हिंदू जर्नलिस्ट को क्यों मारा गया, तो ये जलेबी बनाना स्टार्ट करते हैं, जलेबी बनाना स्टार्ट करेंगे, गोल गोल जलेबी। तो मैं तो जवाब दे देती हूँ कि हमारे यहाँ जलेबी 2 रुपए में मिलती है, मेरे को जलेबी मत खिलाओ, मेरे को जवाब दो। जवाब क्यों नहीं देते? तो ये जवाब नहीं देते हैं। पाकिस्तान, आपने कहा कि भिखारिस्तान बनने जा रहा है। मैं आपको कहना चाहती हूँ, बन चुका है। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आने वाले साल भर में कब्रिस्तान बनेगा, कब्रिस्तान। क्योंकि जिस मुस्लिम देश की जनता को और जहां के जर्नलिस्ट को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, कितने दिन तक आप कुत्ता, गधा, दलाल कितने दिन तक पाल पाएंगे और कितने दिन तक रख पाएंगे? तीसरी मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है, आज अगर पाकिस्तान की सरकार के पॉकेट में चवन्नी अगर ज्यादा आ गया ना, तो ये फिर भारत में अजमल कसब भेजेंगे। चवन्नी अगर ज्यादा आ गया तो फिर ये भारत में अजमल कसब भेजेंगे। और जानबूझ करके इन्होंने पाकिस्तान के अवाम को भिखारी बना करके रखा है। क्योंकि अजमल कसब के स्टेटमेंट को फिर से आप निकाल करके पढ़ो। अजमल कसब बार बार अपने स्टेटमेंट में ये बात बोला है कि गरीबी से दूर होने के लिए, अपने भाई बहनों के लिए मैंने इस काम में पैर रखा ताकि उनकी जिंदगी अच्छी हो जाए और मुझे जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिल जाए। अगर ये पाकिस्तान की सरकार अगर पाकिस्तान के युवा को
और अवाम को पेट भर के खाना दे देगी और इनकी रिहाइश अच्छी कर देगी, तो फिर ये तो जिहाद में उतरेंगे ही नहीं ना, इनके पास तो कोई मजबूरी नहीं होगी। चौथी एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर वाकई में पाकिस्तान भिकारिस्तान बन गया है, तो मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद के पास 4-4 गाड़ी सिक्योरिटी कैसे है और विदेशी असलहा कैसे है? अगर तारिक जमील वाकई में पाकिस्तान भिकारिस्तान बन चुका है, तो तारिक जमील के घर में 108 सिक्योरिटीज कैसे है और सबके पास गन लाखों रुपए का, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां कैसे हैं? पाकिस्तान के पास आज भी टेररिस्ट और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को रोटी बोटी देने के लिए पैसा है। अवाम को पाकिस्तान की सरकार और आर्मी इंटेंशनली भिखारी बनाकर रखती है, क्योंकि अगर पेट में रोटी भरपेट जाएगी तो कोई भी जिहाद के लिए उनके पास नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें आपने फैक्ट्स पे बात की। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे ऑडियंस के लिए, आप हमेशा हमारे भारत वासियों के लिए टाइम निकालते हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। चूंकि आपका बहुत हैक्टिक और बिजी स्केड्यूल होता है, स्टिल आप आती है हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकालती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो इसी तरीके से हम पॉडकास्ट करते रहेंगे और पर्सनालिटीज को बुलाते रहेंगे। तब तक के लिए आप दीजिए इजाजत और देखते रहे मेरा चैनल। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। बाकी और आपके तमाम व्यूअर्स को मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि आने वाले मेरे जन्मदिन पर मैं उसी मंदिर में दर्शन करने के लिए कश्मीर आ रही हूँ 11 फरवरी, जिस मंदिर पर कब्रिस्तान पाकिस्तान ने कहा है कि डिमोलिश करना चाहिए, उसी मंदिर के दर्शन से और पूजा से मैं अपना जन्मदिन मनाऊंगी। और 11 फरवरी मैं आपकी मेहमान हूँ। 11 फरवरी पक्का? तो मतलब मैं आपसे बड़ी हूँ फिर। मेरा 8 फेब बर्थडे है। नहीं, मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ यार, तो मेरा काफी है। मजाक कर रही थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हमारा मंथ भी सेम आ रहा है, देखो दोनों एक्वेरियस हैं हम। चलिए, बहुत शुक्रिया और ऐसे ही मिलते रहेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए आप जुड़े रहे। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू। वंदे मातरम, भारत माता की जय।